नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी शपथ ली है। साथ ही 50 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिन्हें उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नए मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 35 जिलों के पार्टी प्रत्याशियों को मंत्री के रूप में शामिल किया गया है, जबकि 40 जिलों के पार्टी प्रत्याशी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सके हैं। मंत्रिमंडल में आगरा सहित 5 जिलों से 3-3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर सहित 8 जिलों से 2-2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं राजधानी लखनऊ तथा इलाहाबाद सहित 22 ऐसे जिले हैं जहां से एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा अखिलेश यादव के जिले मैनपुरी और आजम खां के जिले रामपुर से भी एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जबकि कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर तथा अयोध्या सहित लगभग 40 ऐसे जिले हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। यह जिला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। ऐसे में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। बीते 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही गौतम बुद्ध नगर में चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में गौतम बुद्ध नगर से किसी एक चेहरे को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए नोएडा विधायक पंकज सिंह का नाम काफ़ी आगे माना जा रहा था। कारण स्पष्ट था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वालों में साहिबाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा के बाद पंकज सिंह दूसरे स्थान पर थे। वहीं प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के मामले में गौतम बुद्ध नगर की ही एक अन्य विधानसभा दादरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजपाल सिंह नागर का नाम शामिल है। जेवर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह ने गुर्जर समाज के बड़ा चेहरा माने जाने वाले अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव में हराया था। ऐसे में माना जा रहा था कि इस बार पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर के अंदर जिस तरह का प्रदर्शन किया है और 3-0 से क्लीन स्वीप किया है, इसके बाद जिले में एक मंत्री पद मिलना लगभग तय माना जा रहा था। बीते 25 मार्च को शपथ ग्रहण से पूर्व जब मंत्रिमंडल में शामिल लोगों के नामों की सूची सामने आई तो यह सारी बातें गलत साबित हुई। राजनीति के जानकारों तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों से इस बारे में चर्चा की गई तो कई बातें निकलकर सामने आई। नोएडा विधानसभा सीट देश की उन विधानसभा सीटों में शामिल है जहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी का नाम ही जीत के लिए काफ़ी होता है। नोएडा विधानसभा सीट पर पंकज सिंह ने जरूर बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम का बहुत बड़ा असर रहा है, जबकि व्यक्तिगत आधार पर पंकज सिंह का यहां बहुत बड़ा प्रभाव नहीं देखा गया। वहीं नोएडा विधानसभा सीट पर विकास का अधिकांश भार नोएडा विकास प्राधिकरण के कंधों पर है, जिसके चलते पंकज सिंह के नाम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। राजनाथ सिंह नोएडा विधायक पंकज सिंह के पिता हैं। पंकज सिंह की राजनीति में एंट्री उनके पिता के नाम के कारण बहुत आसानी से हो गई, लेकिन पिता के नाम के कारण ही पंकज सिंह पार्टी तथा राजनीति में बड़ी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अभी पंकज सिंह को भारतीय जनता पार्टी में अनुराग ठाकुर बनने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। यदि पंकज सिंह के नाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता तो पार्टी के ऊपर परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लग सकते थे, जैसा कि पंकज सिंह के नाम को लेकर पहले भी पार्टी के ऊपर परिवारवाद को प्रोत्साहित करने के आरोप लगते रहे हैं। बात की जाए दादरी विधानसभा सीट की तो दादरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर ने प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। माना जा रहा था कि मास्टर तेजपाल सिंह नागर को गुर्जर समाज के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है, लेकिन यह भी सिर्फ आशंका ही साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधि के तौर पर मेरठ दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सोमिंदर तोमर को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया।
जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीबी रखने वाले जेवर विधानसभा के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को भी इस बारे में निराशा ही हाथ लगी। दादरी और जेवर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जीत में उनका व्यक्तिगत योगदान बहुत बड़ा नहीं माना जाता, जबकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम के कारण ही यह पार्टी प्रत्याशियों को बड़ी जीत मिल सकी है। पार्टी का एक अन्य नीतिगत कारण भी है, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर से किसी भी पार्टी प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। दरअसल अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, जबकि गौतम बुद्ध नगर आर्थिक राजधानी है, जहां भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार हिंदुत्व है और हिंदुत्व का आधार श्री राम है और श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या है। ऐसे में अयोध्या की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं। अयोध्या को एक विश्व स्तरीय पर्यटक नगरी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यही कारण है कि पार्टी के किसी प्रतिनिधि को यहाँ मंत्री न बनाकर यहाँ की पूरी निगरानी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। कुछ इसी तरह की नीतिगत निर्णय पिछली बार भी लिया गया था, जब यहाँ से किसी भी पार्टी प्रत्याशी को मंत्री नहीं बनाया गया था। कुछ ऐसी ही स्थिति गौतम बुद्ध नगर के बारे में भी है। पहले कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निवेश होना है। ऐसे में प्रदेश सरकार गौतम बुद्ध नगर को एक शोकेस के तौर पर देश दुनिया में उत्तर प्रदेश के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर से किसी भी पार्टी प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में शामिल न करके यहाँ की सीधी निगरानी मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के साथ साथ बड़े स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर देश तथा विदेशों में अपने औद्योगिक विकास के कारण एक विशिष्ट पहचान रखता है। पिछली बार प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर पूंजी निवेश किया गया था। इस बार भी सरकार की योजना है कि बड़े स्तर पर प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाए। ऐसे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे सहित गौतम बुद्ध नगर के अन्य क्षेत्रों में लाखों करोड़ का विकास कार्य होना है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्यमंत्री के द्वारा सीधी निगरानी की जानी है। इस बात के प्रमाण इससे भी मिलते हैं कि साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ लगभग 1 दर्जन बार गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इस बार भी संभावना है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ हो रहे विकास कार्यों की निगरानी के लिए समय समय पर आते रहेंगे। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।